हेलो स्टूडेंट्स, अध्ययन मंच में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने क्लास 10th का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड बहुत अच्छे से सीख लिया है। हमने उसमें अच्छी खासी वीडियोज डाली हैं, उसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से लेके, उसकी कहानी से लेके, उसकी ग्रामेटिकल पार्ट, उसकी ओटी, उसके क्वेश्चन सब कुछ कवर कर दिया है। अब बारी है क्लास 10th की पहली पोइम की। फर्स्ट फ्लाइट की पहली यूनिट की पहली पोइम है डस्ट ऑफ स्नो। ये यूनिट उसी में आता है जिसमें ए लेटर टू गॉड आता है। ए लेटर टू गॉड यूनिट 1 का चैप्टर 1 है और डस्ट ऑफ स्नो पोइम 1 है। ठीक है, ये कौन सी पोइम है हमारे सिलेबस में? हमारे सिलेबस में ये पोइम फर्स्ट। ठीक है, इस पोइम में हम क्या सीखेंगे? इस पोइम में हम सीखेंगे कि पोइम का जो टाइटल है, टाइटल कैसे रखा जाता है, क्योंकि हमको भी दिया जाता है कभी कभी कि नोट मेकिंग इसका टाइटल बनाइए। निबंध है उसका टाइटल वो दे के बताते हैं। पैराग्राफ राइटिंग है उसका टाइटल कैसे ढूंढोगे आप, ये भी हम यहाँ सीखेंगे। दूसरा हम क्या सीखेंगे, पोइम में लाइन क्या होती हैं, पोइम में स्टेंजा किसको कहते हैं और राइमिंग किसको कहते हैं। ठीक, और पोइम को हम कॉम्प्रिहेंशन सीखेंगे, उसको समझना सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बहुत सरल कविता है और आगे भी जो भी चैप्टर आएंगे सबको बिल्कुल डिकोड कर देंगे हम, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। राइट, तो पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। पहले मैं इसको रिसाइट करूंगा, आपको बोल के बताऊंगा। ठीक है, तो आप सुनना ध्यान से। अच्छा हाँ, ये कविता लिखी किसने, राइटर कौन है? राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रट लेना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये अमेरिका के राइटर हैं। अमेरिकन राइटर के साथ इनकी खासियत क्या है पता है? इनकी खासियत है कि अंग्रेजी के सरल शब्दों से बेहतरीन कविता लिख देना। इन्होंने अपनी कविताओं में ये मशहूर कर दिया था कि कठिन शब्दों से ही नहीं, सरलतम शब्दों से भी बहुत बेहतरीन कविता लिखी जा सकती है। तो ये अमेरिका की बहुत ग्रेटेस्ट पोइट में शामिल है, इसलिए हमारे सिलेबस में भी है। और बहुत कम शब्दों की कविता में बहुत गूढ़ अर्थ दे देते हैं, बहुत बड़ा अर्थ देते हैं, यानी कि गागर में सागर भरने का काम करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको पढ़ के सुनाता हूँ। इसको पढ़ते कैसे? द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। कविता आप लोग जानते हैं, पोएम आप लोग जानते हैं, उसमें राइमिंग होती है यानी तुकबंदी होती है, उसमें लय होती है, यानी जैसे संगीत होता है, गीत होता है, एक लय के साथ चलता है, लय होती है। एक बार फिर से सुनिए। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीम्ड। ठीक, तो ये पढ़ने का तरीका है। अब सीखते हैं कि लाइन क्या होती है। बेटा जो ये दिया है ना, ये एक लाइन है, लाइन है ये। ठीक है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। चार लाइन के बाद ये स्पेस दिया है, स्पेस के बाद फिर से कविता शुरू हुई है, तो ये एक लाइन, ये दो लाइन, ये तीन। तो जो एक साथ जो ये लिखी हुई है ना लाइन, इनको कहते हैं स्टेंजा। क्या बुलाते हैं? स्टेंजा। और ऐसे ही ये स्टेंजा है। यहाँ पे अगर बात करें तो स्टेंजा कितने लाइन का है? 4 लाइन का है। कुछ कविता में स्टेंजा 3 लाइन के भी होते हैं, कुछ कविता में 5-6 लाइन के भी स्टेंजा होते हैं। अगर बड़ी कविता है तो बड़े लाइन की स्टेंजा होती है। ठीक है, तो स्टेंजा किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ लाइन्स जिसमें एक बात कही गई है, फिर दूसरी बात यहाँ कही गई है, इसमें ग्रुप ऑफ लाइन्स। तो स्टेंजा 1 है, ये स्टेंजा 2 है। ठीक है, तो ये तो हो गई लाइन्स और ये हो गया पूरा आपका स्टेंजा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अगर कोई रेफरेंस देता है कि बेटा ये वाली लाइन देखो, पहले स्टेंजा की तीसरी लाइन पढ़ो, तो आप समझ जाएंगे कि पहला वाला शुरुआती स्टेंजा, इसकी तीसरी लाइन ये है। कोई कहे सेकंड स्टेंजा की दूसरी लाइन पढ़ो, तो सेकंड स्टेंजा की दूसरी लाइन ये है। तो जब हम रेफरेंस करके बात करते हैं ना कि बेटा ये पेज खोलो, इस पेज में ये वाला शब्द पकड़ो, तो पोइम में बड़ा बताना आसान है। स्टेंजा पकड़ो, स्टेंजा में लाइन, ये वाली लाइन, सीधा आप वहीं पहुंचेंगे। इसलिए स्टेंजा और लाइन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक, अब पहले हम इसका अर्थ करते हैं। अर्थ करने के बाद इसकी राइमिंग देखेंगे। राइमिंग क्या होती है, राइमिंग को मैं समझाऊंगा इसमें। राइमिंग बहुत ज़रूरी है। राइमिंग छोटे बच्चे पढ़ते आते हैं, रन गन सन, इस तरीके से एक जैसे उच्चारण वाले शब्द जब आखिरी में आते हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले अर्थ देख लेते हैं। तो अर्थ देखो बेटा, द वे ए क्रो, वे माने वैसे रास्ता होता है, यहाँ पर वे का अर्थ है तरीका। एक क्रो, क्रो माने आप लोग सब जानते हैं क्या होता है? कौआ। जो काव काव करता है,
वही कौआ काले कलर का, क्रो सूक डाउन ऑन मी, सूक मतलब हिलाना, डाउन मतलब हिला के नीचे गिर गया, ऑन मी मेरे ऊपर, सूक डाउन यानी हिलाना नीचे, जैसे आप पानी पड़ा है, पानी पड़ने पर पत्ते पे पानी जम जाता है, तो पत्ते पे पानी या टहनी पे आप हिलाएंगे तो क्या होगा, बरसात की बूंदें जो उसमें जमा है वो नीचे गिरेंगी। ठीक उसी तरह सूक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या होती है, वैसे बेटा डस्ट का हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं धूल, डस्ट का शाब्दिक अर्थ क्या है, धूल, धूल के रेफरेंस में, लेकिन यहाँ स्नो साथ में है तो यहाँ क्या होगा, स्नो माने होती है बर्फ, क्या होती है, बर्फ, बर्फ की धूल का क्या मतलब हुआ, बर्फ की धूल यानी बर्फ के महीन कण, महीन कण, डस्ट ऑफ स्नो होता है बर्फ के महीन कण। अगर आपने बरसात में देखा होगा, अगर आपने बरसात में देखा होगा तो क्या होता है, जहाँ पर्वत है हमारे हिमालयाज है, हिमालय में बरसात की जगह क्या पड़ती है, बर्फ पड़ती है, तो बर्फ के बहुत महीन कण गिरते हैं, इतने छोटे कण, जैसे अपने यहाँ तो यहाँ पर इस एरिया में अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें, उत्तर प्रदेश हरियाणा, यहाँ तो बरसात गिरती है, ओले गिरते हैं, बड़ी बड़ी बर्फ गिरती है, लेकिन वहाँ पर बरसात की जगह क्या गिरती है, छोटी छोटी महीन कण गिरते हैं बर्फ के, जो आपके शरीर के ऊपर गिरेंगे आपको बिल्कुल ऐसा रुई के जैसे लगते हैं वो, लेकिन वो जम जाते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ का महीन कण। और ये दिखते कैसे हैं मैं अभी दिखा दूंगा आपको यहाँ पर, सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक एक पेड़ होता है, ट्री मतलब पेड़, हेमलॉक नाम है। अब इसको बिल्कुल एक सिंपल सरल भाषा में सकते हैं कि कवि हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है, तभी एक कौआ आता है और उस हेमलॉक ट्री की टहनी पर बैठता है, जैसे ही बैठता है तो टहनी हिलती है, और टहनी के हिलने से जो उसके ऊपर धूल जमा, जो उसके ऊपर धूल नहीं बर्फ के महीन कण जमा है वो गिर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बरसात में हमारे यहाँ पानी पेड़ में पत्तों में लगा रहता है, तो जब पत्ते को हम टहनी को हिलाते हैं तो जो बूंदें हैं वो नीचे गिरती हैं, ठीक इसी प्रकार डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के महीन कण उसके ऊपर गिर रहे हैं, किसके ऊपर, कवि के ऊपर। ठीक है, तो इस लाइन का क्या अर्थ है एक बार फिर सुन लो, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी, कौए ने एक तरीके से मेरे ऊपर गिराई डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से, यानी हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा है कौआ, हेमलॉक ट्री पे बैठा है, और जब वो बैठता है तब वो क्या होते हैं, बर्फ की धूल गिराता है। अच्छा, इसमें ये क्लियर नहीं है कि कौआ आके बैठा या बैठ के उड़ा, ये इसमें क्लियर नहीं है, तो आप इमेजिन कर लो, या तो आके बैठा होगा या बैठा हुआ जब उड़ा होगा तो टहनी ली होगी तब बर्फ गिरी होगी। ठीक, समझ में आ गई इतनी सी बात, मुझे उम्मीद है आ गई होगी। अब सेकंड स्टैंजा में जाते हैं, सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, हार्ट माने होता है हृदय, गिव माने देना, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, हैज गिवन माई हार्ट, इसने मेरे हृदय को दी, मेरे दिल को दी क्या, ए चेंज ऑफ मूड, चेंज माने बदलाव, मूड यानी हम कहते हैं मूड खराब है, मूड मतलब मन, अब उसके मन में बदलाव दिया, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, यानी कि जब बर्फ उसके ऊपर गिरी तो उसने उसके मूड को बदल दिया, उसके मूड को बदलाव दिया, क्या बदलाव दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव मतलब बचाना, सेव की थर्ड फॉर्म सेव्ड, सम पार्ट थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म सेव्ड, सम पार्ट कुछ, सम माने कुछ, पार्ट माने हिस्सा, एंड सेव्ड सम पार्ट और कुछ हिस्सा बचा लिया, ऑफ ए डे एक दिन का, डे माने दिन, जिस दिन वो बैठा हुआ था उस दिन का, आई हैड र्यूड जिसे मैं बर्बाद करने वाला था, र्यूड मान होता है पश्चाताप में पड़े रहना, किसी शोक में पड़े रहना, किसी गम में डले रहना, तो उसको कहते हैं र्यूड। ठीक है, तो इसको एक बिल्कुल अलग एक बार और समझ लो, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, बर्फ की धूल जब मेरे गिरी तो उसने मेरे हृदय को एक बदलाव दिया, मेरे मूड को बदल दिया, एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड, और दिन के उस हिस्से को बचा लिया जिसे मैं बर्बाद करने वाला था या जिसे मैं बर्बाद कर देता। अब पूरी कविता एक बार फिर पढ़ते हैं, फिर कहानी की तरह समझते हैं। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had you। मुझे लग रहा है कि आप लोग इसका अर्थ समझ रहे हैं, आपको ये अर्थ आ गया होगा, फिर भी सुन लो। कौए ने किसी तरीके से मेरे ऊपर बर्फ गिराई,
बर्फ की धूल गिराई और हेमलॉक ट्री से गिराई। उस बर्फ की धूल गिरने से मेरे हृदय में, मेरे मन में बदलाव आया और इस कारण से जो मेरा दिन का हिस्सा बच गया बर्बाद होने से, जो बर्बाद होने वाला था, जिसको मैं बैठे बैठे ऐसे ही बर्बाद कर देता। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अर्थ डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की धूल, सूक डाउन मतलब हिला के गिराना, क्रो माने कौआ, वे माने तरीके से, हेमलॉक ट्री क्या है इस पर चर्चा करेंगे, हार्ट माने हृदय, चेंज माने बदलाव, मूड माने मन या अवस्था मन की, सेव्ड सम पार्ट कुछ हिस्सा बचाना, आई हैड र्यूड माने पश्चाताप में पड़े रहना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ लिया। अब इसके बारे में हम पूरी बात करते हैं। इसको बात करने से पहले मैं इसका डायग्राम आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, डायग्राम दिखाने से पहले तो ये देख लो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइटर है। ग्लॉसरी शब्दकोश। हेमलॉक क्या होता है? हेमलॉक एक पेड़ होता है जो पॉइजनस होता है। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ए पॉइजनस प्लांट या ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। एक ऐसा पेड़ होता है हेमलॉक जो पॉइजनस होता है, इसमें सफ़ेद फूल लगते हैं, जहरीला। र्यूड माने हेल्ड इन रिग्रेट, पश्चाताप में पड़े रहना, दुख में पड़े रहना। ठीक है, तो वो होता है र्यूड, पश्चाताप में पड़े रहना। ये शब्दकोश मुख्य है, ये आपका छोटी सी कविता है। अब मैं डायग्राम दिखाता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मैंने बताया था अमेरिकन राइटर हैं, सरल शब्दों में कविता लिखने के लिए फेमस रहे हैं। ठीक, ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये हेमलॉक ट्री है। ठीक, ये हेमलॉक ट्री है, इसके नीचे ही कवि बैठा हुआ था। ठीक है, ये कौआ है, वैसे आप सब लोग जानते हैं कौआ किसे कहते हैं, फिर भी देख ले, क्रो है ये। और ये देखिए, ये हेमलॉक ट्री पे ये बर्फ़ की धूल जमा हुई है, ये देख लिए, इसी को कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो। इसके नीचे कभी बैठा है, तो जब इसको कौए ने हिलाया होगा तो इसकी बर्फ़ नीचे गिरी होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है इस डायग्राम से आपके दिमाग में छवि बैठ गई होगी कि कवि बैठा हुआ है और कवि को एक छोटे से मूवमेंट ने बदल दिया। अब डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है, ये आपसे कहना क्या चाह रही है? डस्ट ऑफ स्नो कविता कहना चाह रही है कि जीवन में हमें कितना भी दुख हो, लेकिन एक छोटा सा मूवमेंट, बहुत हल्का सा एक क्षण आपके जीवन को, आपके मन को बदल सकता है। इसलिए कहते हैं कि पता नहीं किन सब छोटे शब्दों से, किन छोटे से छोटे समय में आपका मन परिवर्तन हो जाए और आपका जीवन बदल जाए। इसमें कवि के साथ क्या हुआ है, कवि दुख में है, पेड़ के नीचे बैठा है, कोई मन में बात चल रही होगी, दुखी होगा, लेकिन जैसी डस्ट ऑफ स्नो गिरी, उसका मूड एकदम बदल गया, उसका मूड अच्छा हो गया और फिर उसकी सोचने की दशा बदल जाती है और उसका दिन जो बर्बाद होने वाला था बच जाता है। उसका मूड जो सैड था, दुखी था, वो हैप्पी में कन्वर्टेड हो जाता, अच्छा हो जाता है। इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन आंसर्स में भी मिलेंगे, लेकिन बता देता हूँ। जैसे ही कभी कभी हम चल रहे हैं, हमारा मूड ख़राब है, हम रास्ते में चल रहे हैं, हमारा, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा बच्चा आता है हमारे आंखों के सामने, वो खेल रहा है, उसके खेलते हुए को देख के जरा सा मूवमेंट उसको देख कर हमें बड़ा अच्छा लगता है, वो प्रसन्न होकर कितना उन्मुक्त होकर खेल रहा है, उससे हमारे मन की दशा बदल जाती है। तो इस कविता को आपके सिलेबस में सामने करने का उद्देश्य ये है कि जीवन के छोटे छोटे क्षण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनको जीना चाहिए, उनको समझना चाहिए, और पता नहीं कौन सा क्षण आपको जीवन बदल दे। सबसे बड़ा उद्देश्य इस कविता का ये है कि छोटा सा छोटा क्षण, छोटी से छोटी चीज़ आपके जीवन को बदलने का मादा रखती है, आपको जीवन को एक नई दिशा देने की हिम्मत रखती है। ठीक है, तो ये कविता है, ये डस्ट ऑफ स्नो। मुझे उम्मीद है आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा, स्टैंजा लाइन समझ में आ गई होगी। अब बच्ची राइमिंग क्या होती है, तो राइमिंग के लिए सुनो, इस पर ध्यान दीजिए, आखिरी शब्दों पे, स्टैंजा 1 के आखिरी शब्दों पे ध्यान दो, क्रो, मी, स्नो, ट्री। ठीक है, क्रो, मी, स्नो, ट्री। राइमिंग बताने से पहले मैं आपको हिंदी में बताना चाहता हूं कि राइमिंग क्या होती है। राइमिंग को कहते हैं हिंदी में तुकबंदी। क्या कहते हैं? तुकबंदी। तुकबंदी क्या होती है? आपने बचपन में कविता गाई होगी, मछली जन की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो आखिरी में आप देखना शब्द क्या क्या है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी।
आप देख रहे हैं, है, गी, गी, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, यानी ये राइमिंग हो गई, तुकबंदी हो गई। ऐसा ही इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में देखो क्रो, मी, स्नो, ट्री। अब इसमें कौन से दो शब्द हैं जिनका उच्चारण एक जैसे हैं? आखिरी के उच्चारण, क्रो, ठीक है, क्रो, स्नो है, क्रो, स्नो, ओ, ओ, एक जैसा उच्चारण है, यानी ये राइमिंग वर्ड हो गए। ऐसे ही ये मी, ट्री, बड़ी की मात्रा, मी, ट्री, आखिरी का उच्चारण एक जैसा है, तो मी और ट्री राइमिंग वर्ड्स हो गए। तो इसको कहते हैं राइमिंग, यानी वो शब्द जिनके आखिरी का उच्चारण मिलता हो, आखिरी के जो वर्ण हैं, मात्राएं हैं, वो मिलती हैं, उसको कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। उदाहरण के लिए सन, गन, है ना, और पिन, टिन, और बहुत सारे उदाहरण हैं, टू, यू, है ना, कई सारे उदाहरण हैं राइमिंग वर्ड्स के। तो ये राइमिंग वर्ड्स है। अब राइमिंग वर्ड्स हम समझ गए, राइमिंग देते कैसे हैं, राइमिंग करते कैसे हैं, आपस कहते हैं इसकी राइमिंग स्कीम बताइए। राइमिंग स्कीम कैसे देते हैं वो समझ लो। देखो राइमिंग स्कीम, क्रो को हम देते हैं ए, पहली लाइन है, पहली लाइन का आखिरी शब्द है, उसको हम देंगे ए। पहला स्टैंजा है ये, पहले स्टैंजा की पहली लाइन, आखिरी शब्द ए। मी से मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये बी, ठीक। अब स्नो, स्नो इन दोनों में से किससे मिल रहा है? ऊपर वाले से, यानी ए से मिल रहा है, तो ए। ट्री इनमें से किससे मिल रहा है? मी से मिल रहा है, तो बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई? राइमिंग स्कीम हो गई इसकी ए बी और ए बी, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं डस्ट ऑफ स्नो के पहले स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या है, तो ए बी, ठीक है। ये ए, ये बी, ये इस जैसा उच्चारण है तो ए, ये इसके जैसा उच्चारण है तो बी, राइट। ऐसे ही आप इसको करो, मुझे पता है आप कर देंगे तुरंत। देखो इसको क्या पढ़ेंगे? हार्ट, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं? हार्ट, हर्ट नहीं पढ़ते हैं। हर्ट तो होता है चोट, हर्ट हो गए, लग गई, चोट लग गई है ना, उसको कहते हैं हर्ट। ये होता है हार्ट, ठीक है। मूड, पार्ट, रूट, ठीक है। तो इन दोनों में देखो कौन मिल रहा है? हार्ट और पार्ट, ये दोनों राइमिंग स्कीम है। मूड और रूट, ये दोनों राइमिंग स्कूल है। इसको फिर क्या देंगे? हार्ट ए, मूड। अच्छा एक चीज और, हाँ, अब ए बी हो गया है, ठीक है। अब एक ही कविता है, एक ही कविता में आपसे पूरी राइमिंग पूछ रहे हैं, तो ये ए बी के बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। क्रो यहां मिल रहा है क्या? ये राइमिंग कोई मिल रही है? नहीं मिल रही, तो इसका नया देंगे सी, ठीक। इसको नया देंगे सी। अगर आपको इसी का पूछा जाए तो ए से शुरू करेंगे, लेकिन पूरी कविता का पूछेंगे तो ए बी के बाद अगर इनमें से कोई राइमिंग मैच नहीं कर रही तो नई अल्फाबेट आ जाएगा। ए से शुरू होता है, ए अल्फाबेट से, तो हो गया सी। मूड इनमें से किसी से मिल रहा है? नहीं मिल रहा, डी। पार्ट और हार्ट दोनों मिल रहे हैं तो सी और सी। मूड और रूट मिल रहा है तो डी। तो ए बी सी डी, ये राइमिंग स्कीम होती है। अच्छा अगर यहाँ क्रो से ही मिलता हुआ यहाँ होता तो यहाँ भी ए आ जाता। क्रो से मिलता हुआ जैसे स्नो है, यहाँ भी स्नो आ जाता, तो यहाँ ए आ जाता, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर आ जाता तो ए आ जाता। यानी कि शुरू से चलते हैं, अगर इस जैसा उच्चारण का शब्द, यानी आखिरी का उच्चारण का शब्द अगर पूरी कविता में कहीं भी आएगा तो उसको राइमिंग ए ही दिया जाएगा। यानी शुरुआत जिससे हो रही है वो, बदलते जाएंगे तो हम अल्फ़ाबेट को बढ़ाते जाते हैं। ए बी सी डी ऐसी भी राइमिंग होती है, ए बी ऐसी भी राइमिंग होती है, ए बी ए ऐसी भी राइमिंग होती है। तो राइमिंग स्कीम किस पे डिपेंड करती है? तुकबंदी पे। तुकबंदी यानी कि आखिरी का जो उच्चारण होता है शब्द का, उससे हम राइमिंग स्कीम निकालते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके बाद थिंकिंग अबाउट द पोएम है, इसके क्वेश्चन आंसर हैं। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियोस में देखेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर, इससे रिलेटेड और जो क्वेरी हैं वो देखेंगे। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। और बच्चों आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, सरल से सरल शब्द में हम कविता, सरल से सरल शब्द में हम प्रोज, सरल से सरल शब्दों में क्वेश्चन आंसर, कम शब्दों में क्वेश्चन आंसर, अधिक शब्दों के क्वेश्चन आंसर भी सरल शब्दों के उपयोग से, सरल शब्दों का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अध्ययन मंच से जुड़े रहिए। और हाँ, कोई डाउट है, क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमको सूचित करिए।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।